हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम अच्छी हूं और आशा करती हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पर कर रहे हैं जो एमसीक्यू सीरीज़ है पार्ट बी की एमपी टेट वर्ग 1 इंग्लिश की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें हमने हमारा अभी जो फर्स्ट चैप्टर था प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये हमने दो पार्ट में पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज। और इसको किसने लिखा है? चार्ल्स डिकिंस ने, जो बहुत ज़्यादा फेमस ऑथर हैं चार्ल्स डिकिंस, उनके द्वारा ये लिखा गया है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और इसमें जो दो सिटीज़ हैं उनके नाम क्या हैं? पहली सिटी है लंदन और दूसरी सिटी है पेरिस। तो लंदन और पेरिस ये दो सिटीज़ हैं इसमें। आइए देखते हैं क्या है इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़। एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये स्टोरी है, नॉवेल है, इसके ऑथर कौन है, नॉवलिस्ट कौन है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़, हमने स्टार्टिंग में इसको देखा, इसके ऑथर कौन है? चार्ल्स डिकिंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके जो ऑथर हैं वो हैं चार्ल्स डिकिंस। फैक्ट्स हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ। चार्ल्स डिकिंस 1812 to 1870 was one of the greatest Victorian novelist। चार्ल्स डिकिंस का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? इनका जो बर्थ हुआ था वो 1812 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1870 में। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नोवलिस्ट। चार्ल्स डिकिंस कौन थे? ये एक नोवलिस्ट थे और कौन से एरा के थे? विक्टोरियन एरा। एरा आपको ज़रूर याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ये किस एरा के थे, तो ये थे विक्टोरियन एरा। ही रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इन 1859। ये कब लिखा इन्होंने? 1859 में। ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। A Tale of Two Cities written by चार्ल्स डिकिंस इन विच ईयर? तो ईयर आपको याद रखना है 1859। द नॉवेल वॉज सीरियलाइज्ड इन डिकिंस मैगजीन्स ऑल द ईयर राउंड। ये किन की मैगज़ीन है? ये पूछा जा सकता है। ऑल द ईयर राउंड ये किसकी मैगज़ीन है? तो ये जो मैगज़ीन है ये चार्ल्स डिकिंस की मैगज़ीन है। डिकिंस वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। जो ये सिटीज़ अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नोवेल है, ये कैसे इन्फ्लुएंस है? फ्रेंच रिवोल्यूशन से। जो फ्रेंच में रिवोल्यूशन चल रहा था ये उससे इन्फ्लुएंस है। इट इज़ वन ऑफ हिज टू हिस्टोरिकल नॉवेल्स, द अदर बीइंग बारनाबे रज। इनके दो फेमस नॉवेल हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स रहे हैं, जिनमें से एक है बारनेबी रज। बारनेबी रज, ये भी पूछा जा सकता है कि बारनेबी रज किसके द्वारा लिखा गया है? तो इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकिंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच ईयर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ वॉज पब्लिश्ड। अभी हमने देखा ये कब पब्लिश हुआ था? 1859, 1859 में। पब्लिश्ड वीकली फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 1859। जब ये स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ 1859 में, तो अप्रैल से नवंबर तक ये कैसा पब्लिश होता था? वीकली। अपीयर्ड साइमल्टेनियसली एज अ बुक इन द सेम ईयर। स्टार्टिंग में तो ये वीकली पब्लिश हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये एक बुक के रूप में भी पब्लिश हुआ। अपीयर्ड साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, जो पैरेलल में चले, साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली एज अ बुक इन द सेम ईयर। फिर उसी ईयर में इनकी ये बुक आ गई थी। इल्यूस्ट्रेटेड बाय हैवलॉट के ब्रोवाइन फिज, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये इन्होंने किस संदर्भ में लिखा था? जो 18th सेंचुरी में फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था। फ्रेंच रिवोल्यूशन कहाँ का है? फ्रांस का। तो जो भी उसमें बैकड्रॉप थे उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये लिखा। इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम। ये आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल है, लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू सिटीज़ रेफर टू इन द टाइटल। जो आपका टाइटल है, जैसा कि अभी हमने देखा अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो ये नॉवेल है इसका टाइटल क्या है? अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो जो टाइटल है उसमें दो सिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लंदन एंड पेरिस।
सिटीज़ कौन कौन सी हैं? लंदन एंड पेरिस। लंदन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर एंड सेफ्टी। जो लंदन सिटी है यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ रह रहे हैं। पेरिस रिप्रेजेंट्स केओस एंड रेवोल्यूशन। जो दो सिटीज़ हैं लंदन एंड पेरिस, तो लंदन तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर लोग पीसफुली रह रहे हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं लंदन में। लेकिन पेरिस में क्या था उस टाइम पर? केओस एंड रिवोल्यूशन, लोग विद्रोह कर रहे थे। जो अमीर हैं, जो वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स हैं, उन्होंने गरीबों पर काफ़ी अत्याचार किया था। उसके बाद वहाँ पर रिवोल्यूशन हो गया था। केओस का मतलब होता है अशांति। जब किसी देश में रिवोल्यूशन हो या अशांति हो, विद्रोह हो, तो वो कंडीशन कहलाती है केओस। द डुअल सेटिंग सिम्बोलाइजेस टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। डिकिंस कॉन्ट्रास्ट इंग्लिश स्टेबिलिटी विद फ्रेंच वायलेंस। जो चार्ल्स डिकिंस हैं वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उन्होंने कॉन्ट्रास्ट में बताया है कि जो इंग्लिश हैं, जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, वो काफ़ी स्टेबल है, उनके अंदर स्टेबिलिटी है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का विद्रोह देखने को नहीं मिल रहा है। और लेकिन जो फ्रांस के लोग हैं, वहाँ पर लोगों पर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, फ्रेंच वायलेंस। जो अमीर हैं वो गरीब पर अत्याचार कर रहे थे। तो उन्होंने कॉन्ट्रास्ट करके बताया कि लंदन में दो ये सिटीज़ हैं, तो लंदन में लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो फ्रांस में लोग बहुत ज़्यादा गरीबी दरिद्रता में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो अमीर हैं वो गरीबों पर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे उनके ऊपर। द स्टोरी मूव्स बिटवीन बोथ सिटीज़ फ्रॉम 1775 टू 1793। ये स्टोरी कब से कब तक की है? 1775 से लेकर के 1793 तक के आसपास ये स्टोरी घूमती है। What is the famous opening line of the novel? जितने भी नॉवल हैं उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में ओपनिंग लाइंस पूछी जाती हैं कि ये किस लाइन की है, मतलब ये किस नॉवल की लाइन है। तो ओपनिंग लाइन आपको ज़रूर रखना है याद, जैसा कि अभी प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमने याद रखी थी, इट इज़ यूनिवर्सली ट्रुथ। और इसकी भी हमको देखना है लाइन, ओपनिंग लाइन क्या है। जो इसकी ओपनिंग लाइन है ये है, It was the best of times, it was the worst of times. It was the best of times and it was the worst of times. मतलब एक तरफ ये बहुत अच्छा टाइम था और दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा बेकार टाइम था। हमारे साथ होता क्या है, जिस टाइम पे हम नॉवेल पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट, 1 2 3 4 दिन तक तो हमको वो ओपनिंग लाइंस याद रहेंगी कि ये हमने इसमें पढ़ा था, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में। प्राइड एंड प्रेजुडिस की भी हमको याद है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम तक हम बहुत ज़्यादा नॉवेल, स्टोरीज़, ड्रामा सब कुछ कवर कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली हम याद नहीं रख पाते हैं कि ये लाइन किस नॉवेल की थी। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से ली गई है लाइन। सो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन या ओपनिंग लाइन आपको याद रखना है, इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन की लाइन है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से ली गई है। It's one of the most famous opening in English literature. The lines expresses the paradoxical nature of the age. इसमें क्या बताया गया है? पैराडॉक्सिकल नेचर बताया गया है। पैराडॉक्सिकल मतलब जो ये पाखंडपूर्ण नेचर नहीं होता लोगों का, वो। इट रेफर्स टू सोशल कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। सोशल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला 18th सेंचुरी के आसपास की लंदन में, तो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, और जो फ्रांस है यहाँ पर लोग नहीं रह रहे थे सही से, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति थी। द लाइन इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ डुअलिटी, मतलब उस एज में 18th सेंचुरी का जो एज है वहाँ पर डुअलिटी देखने को मिली। मतलब एक तरफ लोग अच्छे से रह रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी सिटी है आपकी पेरिस है, वहाँ पर लोग अशांति के साथ रह रहे हैं। द एंटायर पैराग्राफ कंटेन्स 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच हिस्टोरिकल इवेंट फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ द नॉवल। तो कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट इसमें बताया गया है? बैकड्रॉप ऑफ द नॉवल क्या है, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट? तो ये हमें पता है, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन था। फ्रेंच रिवोल्यूशन लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799। फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ये स्टार्ट हुआ था 1789 और ये कब ख़त्म हुआ? 1799। 10 साल के लगभग ये रिवोल्यूशन चला। सो द रिवोल्यूशन लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799। 1789 में ये स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म कब हुआ था? 1799 में। द नॉवल बिगिंस इन 1775 बिफोर द आउटब्रेक। फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले
मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हो इससे पहले ही इन्होंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया था। फ्रांस की कंडीशंस को देख करके, लंदन की अच्छी बेटर कंडीशंस, वहाँ पर लोग कितने अच्छे से रहते थे, फ्रांस में लोगों की बेकार कंडीशन थी। तो ये सब देखते हुए जो चार्ल्स डिकेंस थे उन्होंने ये पहले रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के पहले ही इन्होंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया था। डिकेंस पोर्ट्रेज बोथ इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पोर्ट्रेज का मतलब होता है चित्रित करना। एक मैगज़ीन आती थी, उसमें स्टार्ट में उन्होंने पिकारेस्क के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की थी फ्रांस की कंडीशन क्या है। वो पिक्चर्स बनाते थे मैगज़ीन्स में, ड्राइंग जो कह सकते हो आप, एक प्रकार की स्केच वगैरह बनाते थे। सो डिकेंस पोर्ट्रेज, इन्होंने इसको पोर्ट्रेज किया। इसके कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेस का मतलब क्या होता है कारण, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। तो उन्होंने कॉजेस एवं कॉन्सिक्वेंसेस दोनों बताने की कोशिश की इसमें, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे, क्यों वहाँ की जनता ने विद्रोह किया, और उसका एट द एंड परिणाम क्या हुआ। ही कंडेम्स एरिस्टोक्रेटिक क्रूएलिटी एंड मॉब वायलेंस इक्वली। उन्होंने दोनों को ही कंडेम किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो वहाँ के एरिस्टोक्रेटिक थे, मतलब एरिस्टोक्रेट्स थे, उनकी क्रूएलिटी को ही कंडेम किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो मॉब वायलेंस वहाँ की जनता ने विद्रोह किया उसका भी उन्होंने क्या किया, कंडेम किया, निंदा। कंडेम का मतलब होता है किसी की कड़ी निंदा करना। कंडेम किस लिए यूज होता है, किसी की निंदा करने के लिए। एरिस्टोक्रेट क्रूएलिटी, क्रूएलिटी का मतलब होता है जो अत्याचार करते हैं लोगों पर। सो ही कंडेम्स एरिस्टोक्रेटिक क्रूएलिटी एंड मॉब वायलेंस इक्वली। जो वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था उसमें भी जनधन को काफ़ी हानि हुई थी, इस वजह से उन्होंने इसको कंडेम किया। मेजर हिस्टोरिकल फिगर्स आर नॉट नेम्ड, फोकस इज़ ऑन ऑर्डिनरी पीपल। इसमें जो मेजर हिस्टोरिकल फिगर्स थे उनके कोई यहाँ पर नाम देखने को नहीं मिलते हैं। जो मेन फोकस था चार्ल्स डिकेंस का वो था ऑर्डिनरी पीपल, वहाँ की जो गरीब जनता थी, साधारण लोग थे, उन पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। हु इज़ लूसी मैनेट्स फादर, जो लड़की होती है लूसी मैनेट्स, उसके फादर कौन होते हैं। हु इज़ लूसी मैनेट्स फादर, नेम बताना है आपको। तो ही वॉज डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, ही वॉज डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। लूसी के जो फादर थे वो थे डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। डॉक्टर मैनेट वॉज इम्प्रिजन इन बेस्टील फॉर 18 ईयर्स। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो डॉक्टर मैनेट थे, लूसी के जो फादर थे, उनको कहाँ पर जेल में रखा गया था। तो जो बेस्टील का किला है, बेस्टील का किला कहाँ पर है, ये फ्रांस में है। बेस्टील का किला कहाँ पर था, फ्रांस में, जहाँ पर ये रिवॉल्यूशन चल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्टील का किला था फ्रांस में, और वहाँ पर इनको कितने साल के लिए रखा गया था, 18 ईयर्स। ये भी पूछा जाता है कि उनको कितने साल तक के लिए बेस्टील के किले में रखा गया था। सो डॉक्टर मैनेट वॉज इम्प्रिजन्ड इन द बेस्टील फॉर 18 ईयर्स। हिज इम्प्रिजनमेंट इज़ अ सिंबल ऑफ अनजस्ट ऑपरेशन। उनको जेल में रख दिया गया था, और ये क्या था, उनके साथ अन्याय था। जैसे अन्यायपूर्ण तरीके से गरीबों पर अत्याचार किया जाता है, उनको दबाया जाता है, तो इसी वजह से उनको जेल में डाला गया था, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई थी। तो हिज इम्प्रिजनमेंट इज़ अ सिंबल ऑफ अनजस्ट ऑपरेशन। हिज कैरेक्टर एम्बॉडीज द थीम ऑफ रिसरेक्शन। आफ्टर रिलीज ही वर्क्स एज अ फिजिशियन इन लंदन। और जब वो वहाँ से रिलीज़ हुए तो उन्होंने क्या काम किया, फिजिशियन थे वो लंदन में। ही इज़ रिस्टोर्टेड टू लाइफ थ्रू हिज डॉटर्स लव। उनको पुनः एक जीवन मिला आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, जेल से निकलने के बाद। ही इज रिस्टोर्टेड टू लाइफ, उनको एक नया जीवन दिया, क्योंकि जेल में रहने के बाद इंसान की जो मेंटल कंडीशन होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, फिजिकल कंडीशन भी ख़राब हो जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो जब उनकी बेटी को पता चला कि उनके फादर जेल में हैं, तो 18 वर्ष के बाद वो जेल से आए और उन्होंने एज अ फिजिशियन लंदन में काम किया। हाउ लॉन्ग वॉज डॉक्टर मैनेट इम्प्रिजन्ड, अभी हमने देखा यहाँ पर। सो इट वॉज 18 ईयर्स अभी हमने देखा। और वो कौन से किले में थे, तो बेस्टील का जो किला था फ्रांस में, बेस्टील का किला, बेस्टील के फोर्ट पर इनको जेल में रखा गया था। ही वॉज इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल, कोई उन पर ट्रायल भी नहीं किया गया था, ऐसे ही उनको डायरेक्ट जेल में रख दिया गया था। द बेस्टील रिप्रेजेंट्स tyranny ऑफ द ओल्ड regime. ही यूज टू मेक शूज़ इन prison टू स्टे sin. और जो जेल में वो क्या काम करते थे, ही यूज टू मेक शूज़ इन prison, जेल में वो जूते बनाते थे। हिज नंबर इन बेस्टील वॉज
105 नॉर्थ टॉवर। जो जेल में रहने वाले लोग होते हैं उनको एक नंबर दिया जाता है, वही उनकी पहचान होती है। तो उनका नंबर आपको याद रखना है 105 नॉर्थ टावर, 105 नॉर्थ टावर। हिज मेंटल रिकवरी पैरालिस फ्रांस रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, हु हेल्प्स इन डॉक्टर मैनेट्स रिलीज़। तो उनकी जो डिफार्ज होते हैं वो मैनेट्स के रिलीज़ में हेल्प करती हैं। जो डिफार्ज नाम के व्यक्ति होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। सो ही वॉज डिफार्ज। अर्नेस्ट डिफार्ज वंस वर्कड एज अ डॉक्टर मैनेट सर्वेंट। जो डिफार्ज नाम का व्यक्ति है वो क्या था, पहले डॉक्टर मैनेट्स का सर्वेंट था। आफ्टर द रिवोल्यूशन ही बिकम्स अ लीडर ऑफ द जैकोबिन्स। जब रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस में तो वो किसका वो बन गया था लीडर, जैकोबिन्स एक क्लब था वहाँ का। ही रन्स अ वाइन शॉप इन सेंट एंटोनी। जो अर्नेस्ट डिफार्जे था वो क्या चलाता था, वाइन शॉप चलाता था सेंट एंटोनी नाम की प्लेस पर। और वो किसका लीडर था, जैकोबिन्स का। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि डिफार्जे किसका लीडर था। सो जैकोबिन्स क्लब का लीडर था वो। ही कीप्स द लेटर दैट लेटर कंडेम्स डार्ने। व्हाट इज चार्ल्स डार्नेज रियल सरनेम। जो चार्ल्स डार्ने था उसका रियल सरनेम आपको बताना है कि क्या नाम था उसका, क्या सरनेम था। सो इट वाज एवरमोंडे, एवरमोंडे उसका सरनेम था। डार्ने इज़ द नेफ्यू ऑफ मार्किस सेंट एवरमोंडे। ये किसका नेफ्यू था, जो एक मार्किस सेंट एवरमोंडे था उसका ये नेफ्यू था। ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि डार्ने कौन था। आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि बेटा था, बेटी थी, कौन था। सो डार्ने इज़ द नेफ्यू ऑफ द मार्किस सेंट एवरमोंडे। द एवरमोंडेज रिप्रेजेंट द करप्ट फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी। जो एवरमोंडे थे ये बहुत ज़्यादा करप्ट व्यक्ति थे। जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी है उनमें ये बहुत ज़्यादा करप्ट थे, लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, इनको पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था, ये सोचते थे कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। डार्ने रिनाउंसेस हिज टाइटल एंड वेल्थ। सो जो ये सरनेम था डार्ने, ये क्या बताता था, उनका टाइटल और वेल्थ। सिडनी कार्टन रिजेंबल्स होम फिजिकली। एक सिडनी कार्टन नाम का व्यक्ति था, तो वो किससे रिजेंबल करता था, मतलब मिलता जुलता था। रिजेंबल करना मतलब बाय फेस किसी से मिलना जुलना। जब दो लोगों के चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या किसी का चेहरा किसी से मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, रिजेंबल कर रहा है आपका फेस उनसे। सो चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन का जो फेस था वो किससे मैच करता था, चार्ल्स डार्ने। याद रखना है आपको कि सिडनी कार्टन का जो फेस था वो किससे रिजेंबल कर रहा था, चार्ल्स डार्ने से। देयर रिजेम्बलेंस इज़ अ सेंट्रल टू द प्लॉट। जो मेन प्लॉट है स्टोरी का वो क्या है, उनका रिजेम्बलेंस सिडनी कार्टन एवं चार्ल्स डार्ने। कार्टन यूजेस इट टू सेव डार्नेज लाइफ ट्वाइस। कार्टन ने इसका इस्तेमाल क्यों किया था, डार्ने की लाइफ को बचाने के लिए 2 बार। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। इट सिम्बलाइजेस मोरल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 सिमिलर मैन। जब 2 एक से व्यक्ति होते हैं सिमिलर मैन तो उनके बीच में जो मोरल कॉन्ट्रास्ट उसके बारे में इन्होंने इसको सिम्बलाइज किया है। हु ओन्स द वाइन शॉप इन पेरिस। पेरिस में वाइन की शॉप किसकी थी, हु ओन्स मतलब कौन उसका मालिक था, तो ही वॉज मॉन्सियर डिफार्ज। 2 डिफार्ज हमने देखी, अभी अर्नेस्ट डिफार्ज देखा था, अब ये है मॉन्सियर डिफार्ज ओन करते थे वाइन की शॉप इन पेरिस। द वाइन शॉप इन द सेंट एंटोनी डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपको याद रखना है कि जो वाइन की शॉप थी वो कौन सी ज़िले में थी, सेंट एंटोनी डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा वास्ट है और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया, कोई यूट्यूब लेक्चर देख लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, 95+ जाना है, तो इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लिटरेचर को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अभी टाइम है, यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो जो भी नॉवेल्स दिए गए हैं, जो भी स्टोरी हैं, आप उनको मंगा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। सो द वाइन शॉप कहाँ पर थी, सेंट एंटोनी पर थी। इट सर्व्स एज अ मीटिंग प्लेस फॉर रिवोल्यूशनरीज। जो फ्रांस में रिवोल्यूशनरीज थे, जो विद्रोही थे, जिन्होंने विद्रोह किया था, वो उनका एक मीटिंग प्लेस था। ये पूछा जा सकता है कि जो मीटिंग प्लेस था रिवोल्यूशनरीज़ का, मीटिंग प्लेस था, वो क्या था, सेंट एंटोनी में जो वाइन की शॉप थी वो। द
स्पिल्ड वाइन सीन्स फॉर शेडोज ब्लड शेड, जो वो वाइन का टैंकर पलट जाता है तो उसको एक ब्लड शेड की तरह देखा गया है। सॉरी वेट, व्हाट डज द स्पिल्ड वाइन सिम्बलाइज। सो जो वाइन का जो टैंकर है वो स्पिल्ड हो जाता है, बिखर जाता है, तो उसको किससे बताया गया है? ये इसको कहा गया है ब्लड ऑफ रिवोल्यूशन। द सीन अकर्स इन बुक नंबर 1 चैप्टर 5, जो बुक 1 है चैप्टर 5 में ये सीन बताया गया है कि कैसे वाइन का जो टैंकर है वो गिर जाता है और वहाँ के लोग वाइन को इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं। पीपल रश टू ड्रिंक द स्पिल्ड वाइन, वहाँ पर फ्रांस में इतनी ज़्यादा भूखमरी थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई उस वाइन को पीने के लिए। द रेड कलर फोर शेडोज द कमिंग ब्लड शेड, जो रेड कलर था वाइन का, रेड कलर फोर शेडो करता है कमिंग ब्लड शेड। उससे ये पता चलता है कि जैसे ये वाइन बिखरी हुई रेड कलर की, वैसे ही फ्रांस में अभी रिवोल्यूशन होने वाला है। इट रिफ्लेक्ट्स हंगर, डेस्परेशन एंड केओस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों पर अत्याचार हो रहा था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, डेस्परेशन था, केओस था, बहुत ज़्यादा अशांति थी। वो इज़ मैडम डिफार्ज, और ये मैडम डिफार्ज कौन थी? सो जो डिफार्ज था उसकी ये वाइफ थी, डिफार्ज वाइफ। शी सिम्बलाइज वेंजियंस एंड हेट्रेड, her knitting registers names marked for death. She lost her family to Evermond novels. Wait. What does Madame Defarge knit? So, a register of the condemned. ये काय का सिंबल है? A register of the condemned. Who loves Lucy but does not marry her? जो डॉक्टर मैनेट की डॉटर थी, ये लूसी कौन थी? डॉक्टर मैनेट की डॉटर थी। तो हु लव्स लूसी, लूसी से कौन प्यार करता है लेकिन शादी नहीं करता? डज नॉट मैरी हर। सो इट वॉज सिडनी कार्टन, जो सिडनी कार्टन नाम का बंदा है। और सिडनी कार्टन का फेस किससे रिजेंबल करता है? चार्ल्स डार्ने से। तो सिडनी कार्टन लूसी से प्यार तो करता है बट शादी नहीं होती इन लोगों की। कार्टन लव्स लूसी डीपली बट साइलेंटली, डीपली प्यार करता है बट साइलेंटली, बिना प्यार का इजहार किए वो लूसी से प्यार करता है। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ हर। ये जो सिडनी कार्टन है अपने आप को क्या समझता है कि लूसी बहुत अच्छी है लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, अपने आप को अनवर्दी समझता है। हिज लव ट्रांसफॉर्म्स हिम मोरली, ही फाइंड्स मीनिंग इन सेक्रीफाइसिंग फॉर हर। तो ये क्या सोचता है? उसने कहा कि ही फाइंड्स मीनिंग इन सेक्रीफाइसिंग फॉर हर, यदि उसका सेक्रीफाइस कर देगा यही उसका प्यार है। हिज फाइनल एक्ट redeems his wasted life. Whom does Lucy Manet merit? जो लूसी मैनेट है वो किससे शादी करती है? चार्ल्स डार्ने, चार्ल्स डार्ने से वो शादी करती है। और सिडनी कार्टन उसको ट्रूली लव करता है लेकिन वो उसको कभी बताता नहीं है, मैरिज नहीं करता, साइलेंटली और डीप लव करता है वो। सो चार्ल्स डार्ने से वो शादी करती है। Whom does Lucy Manet marry? So he was चार्ल्स डार्ने। ये है बुक नंबर 2 में चैप्टर 18 में। डॉक्टर मैनेट इनिशियली अपोजेस द मैरिज बट लेटर अग्रीज। स्टार्टिंग में तो जो ये डॉक्टर मैनेट है इनकी शादी लूसी की शादी को अपोज करते हैं बट एट द एंड वो अग्री कर जाते हैं। डार्ने कीप्स हिज ट्रू आइडेंटिटी एवरमोंडे सीक्रेट अंटिल आफ्टर द मैरिज। जो डार्ने था इसने अपना सरनेम छुपाया था एवरमोंडे, क्योंकि जो एवरमोंडे नाम के वहाँ पे व्यक्ति थे, जो इनकी फैमिली थी, ये काफ़ी करप्ट थी। सो डार्ने कीप्स हिज ट्रू आइडेंटिटी सीक्रेट। स्टार्टिंग में डार्ने ने जब तक शादी नहीं होगी तब तक अपनी जो आइडेंटिटी है, वास्तविक सरनेम है, उसको छुपा के रखा था। देयर मैरिजेस अनटाइज लव, फॉरगिवनेस एंड होप। वॉट इज़ सिडनी कार्टन्स प्रोफेशन? सिडनी कार्टन का काम क्या था, प्रोफेशन क्या था? वॉट वॉज सिडनी कार्टन्स प्रोफेशन? सो ही वॉज अ लॉयर। सिडनी कार्टन क्या था? एक लॉयर था। कार्टन इज़ अ बैरिस्टर वर्किंग विद मिस्टर स्ट्राइबर। ये किसके साथ काम करते थे? मिस्टर स्ट्राइबर के साथ काम करते थे और ये एक बैरिस्टर थे। लॉयर को ही क्या बोला जाता है? बैरिस्टर। दो ब्रिलियंट ही वेस्टेड हिज टैलेंट थ्रू ड्रिंकिंग। काफ़ी ये ज़्यादा ब्रिलियंट थे लेकिन इन्होंने जो अपना जीवन है काय में बर्बाद कर दिया? ड्रिंकिंग में। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ही फील्स हिज लाइफ हैज़ नो पर्पज़। इनको कभी समझ ही नहीं आया कि उनकी लाइफ का कोई पर्पज़ है, तो वो क्या करते थे? पूरा दिन केवल शराब पीते थे, नशे में पड़े रहते थे। जब इंसान को अपनी लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं समझ आता है तो वो नशे की तरफ जाता है और नशे से उसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है, उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। हिज इंटेलिजेंस सेव्स डार्ने फ्रॉम ट्रायल इन इंग्लैंड। ये स्टोरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिज प्रोफेशन मिरर्स डिकेंस ओन्स अर्ली लॉ क्लर्क डेज।
वॉट इज़ द फेमस लास्ट लाइन ऑफ नॉवल? लास्ट लाइन आपको बतानी है. सो इट इज़ अ फार बेटर थिंग दैट आई डू दैन आई हैव एवर डन. स्टार्टिंग की लाइन तो आपको पता ही है, इट वॉज बेस्ट ऑफ द टाइम्स एंड इट वॉज वर्स्ट ऑफ टाइम्स. स्टार्टिंग की लाइन याद रखना है, और जो लास्ट लाइन है वो भी आपको याद रखना है. इट इज़ अ फार बेटर थिंग दैन आई डू दैन आई हैव एवर डन. और इस लाइन को किसने बोला था? स्पोकन बाय सिडनी कार्टन एट द Guillotine. It expresses his spiritual peace and redemption. Who sacrifices his life at the end of novel? At the end of novel कौन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है? So he was बेचारा सिडनी कार्टन. कार्टन takes Darnay's place in prison. चूँकि जो चार्ल्स डार्ने हैं और सिडनी कार्टन है, कार्टन और डार्ने के जो फेस हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं. सो जो कार्टन होता है, सिडनी कार्टन होता है, टेक्स डार्नेस प्लेस इन प्रिजन. ये दोनों हम शक्ल हैं, तो ये डार्नेस की प्लेस पर कहाँ चला जाता है? जेल में. और डार्ने कर लेता है लूसी से शादी. ही डाइज एट द गिलोटाइन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन के टाइम पर ये मर जाता है. हिज एक्ट फुलफिल्स हिज प्रॉमिस टू लूसी. हिज एक्ट्स फुलफिल हिज प्रॉमिस टू लूसी. वॉट इज़ द सेटिंग पीरियड ऑफ द नोवल? सो सेटिंग पीरियड क्या है नोवल का? ये स्टार्ट हो चुका था 1775 में और 1793 तक ये सेट हो पाया कम्प्लीटली. सो इट वॉज सेटिंग पीरियड. 1789 में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले ही 1775 में ये स्टार्ट हो चुका था. इट बिगिनस बिफोर एंड एंड्स ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है? 1789 से 1799, 10 साल तक ये आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन चला. सो इट बिगिनस बिफोर एंड एंड्स ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन के स्टार्ट होने के पहले ही स्टार्ट हो चुका था. और कब तक चला? जब तक फ्रेंच रिवोल्यूशन ख़त्म हो गया. 90 में फ्रेंच रिवोल्यूशन ख़त्म हो गया था और उसके बाद भी इन्होंने लिखना जारी रखा. द एक्शन ऑल्टरनेट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. इसमें क्या बताया गया है? ऑल्टरनेट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. एक तरफ इंग्लैंड की अच्छी कंडीशन तो दूसरी तरफ फ्रांस की बेकार कंडीशन. फिर इंग्लिश की अच्छी कंडीशन, फ्रांस की बेकार कंडीशन. हिस्टोरिकल इवेंट्स इंक्लूड द स्टॉर्मिंग टू द ऑफ द बेस्टिल. बेस्टिल कहाँ का किला था? फ्रांस का था. डिकेंस मर्जेस फिक्शन विद हिस्टोरिकल रियलिज्म. उन्होंने रियलिटी को वहाँ की जो रियलिटी थी उसको पोर्ट्रेट किया. द टाइमलाइन मिरर सोशल अनरेस्ट ऑफ 1850s इन इंग्लैंड. जो वहाँ पे केओस था 1800 आसपास के, वहाँ के बारे में इन्होंने बताया है. तो ये थे हमारे अभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. और इस अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए. एंड पसंद आता है चैनल को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.